नमस्कार। आइए आज मानसून और इसके भारत के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक ही बचा है मानसून के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं और आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। क्योंकि भारत की 64% जनता का भरण पोषण जो है वह खेती पर अपना भरण पोषण करने के लिए खेती पर निर्भर रहती है और यह मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर ही आधारित होती है। क्योंकि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती है और कृषि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत वर्षा की होती है, जिससे फसलों को बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। इस भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, लगभग प्रायः गर्मी रहती है, पर्याप्त गर्मी रहती है, जिससे सारे साल खेती की जा सकती है। जबकि हिमालयी प्रदेशों में गर्मी भी रहती है लेकिन वहाँ ठंडी का ज़्यादा प्रकोप रहता है, इसलिए उधर हिमालयी क्षेत्रों में खेती नहीं की जाती है। और वह चूँकि पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इसलिए वहाँ खेती के लिए पर्याप्त मैदान नहीं मिल पाता है। तीसरा है मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायता करती है। जो मानसून है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के फसलों को उगाने में सहायता प्रदान करती है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण भी बनती हैं। जो ये वर्षा के समय में ज़्यादा वर्षा होने से किसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या भी आ जाती है, तो किसी क्षेत्र में बाढ़ न होने की स्थिति में वहाँ सूखा का आसार बन जाता है। जैसे पश्चिमी घाट के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, जिस कारण उस क्षेत्र में सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि गंगा क्षेत्र में वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं हैं। जिस क्षेत्र में कृषि वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहता है, उस क्षेत्र में मानसूनी हवाएं जो है यह वहाँ के कृषि को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। जब वहाँ के क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो भी वहाँ फसलों की क्षति होती है और कम वर्षा होने पर भी वहाँ के फसल अच्छे तरह से नहीं उपज देते हैं। उस प्रस्फुट भी देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। अचानक ज़्यादा बारिश होने से कई स्थानों पर मृदा अपरदन भी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ की मिट्टी गीली हो जाती है और वहाँ कटाव ज़्यादा मात्रा में होने लगती है। उत्तर भारत में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। रबी की फसलों में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ इन फसलों को बोया जाता है और लौटते हुए मानसून से जो पश्चिमी विक्षोभ से शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं
उससे होने वाली वर्षा जो है इन रबी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। और भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। जैसे भारत की जलवायु ठंडी, गर्मी और बरसात ऋतु अलग अलग ऋतुएं पाई जाती हैं। और वहीं उत्तर भारत में जब शीत ऋतु पड़ती है तो दक्षिण भारत में शीत ऋतु का आभास नहीं होता है। ठीक एक ही समय उत्तर भारत में जाड़े के समय में ऊनी कपड़ों की खपत ज़्यादा होती है और उसी समय दक्षिण भारत में ठंडी न पड़ने के चलते वहाँ ऊनी कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात करेंगे भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। हम जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं। ये हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन परिवर्तन जलवायु में आज भी निरंतर रूप से चलता आ रहा है। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। आपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। भूमंडलीय तापन को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण तथा और वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि से और मानवीय क्रियाएं भी इसमें हस्तक्षेप करती हैं। जैसे वनों की कटाई हो गई है, वनों की कटाई से फिर से शहरों का विकास ज़्यादा हो रहा है और पेड़ पौधों की संख्या में कमी होती जा रही है, जिससे भूमंडलीय तापन बढ़ती रहती है। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय हम अपने हरित गृह प्रभाव के बारे में भी आपने सुना होगा। हरित गृह प्रभाव विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे बर्फीली क्षेत्रों में बर्फ़ पिघल रही हैं और समुद्र का स्तर सालों दर साल कुछ न कुछ पॉइंट बढ़ता ही जा रहा है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका मानवों का क्रियाकलाप ही है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में ही विद्यमान हैं। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहते हैं। इन सभी गैसों को हरित गृह गैस कहते हैं, जिसमें मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड ये तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम हरित गृह गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी का सतह औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियाँ और समुद्री बर्फ़ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। और प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 डिग्री सेंटीमीटर से भी ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और
समुद्र तटीय इलाके डूब जाएंगे। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां भी बढ़ जाएंगी और साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जल शक्ति और कुछ अधिक शुष्क हो जाएगी, जिससे जलवायु में डिस्टरबेंस आ जाएगा और कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो कहीं कहीं सूखा की स्थिति बन जाएगी। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। आज की जो कृषि का प्रतिरूप है, आने वाले समयों में जलवायु परिवर्तन के चलते कृषि का प्रारूप बदल जाएंगे। जिस स्थान पे आजकल रबी फसल बोई जा रही है जिस मौसम में, हो सकता है कहीं उसी समय खरीफ की फसल भी बोने लगी जाए। जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे यही होगा कि लगभग समुद्र तटीय इलाके डूब जाएंगे, जिसमें मुंबई शहर आधी पानी के अंदर चली जाएगी।